अस्सलामुअलैकुम। आज हम 9th क्लास की फिज़िक्स की जो न्यू बुक है उसकी चैप्टर 1 का पार्ट 3 करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है 1.8 है टॉपिक वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इससे पहले मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, जिससे मैंने इसे ऊपर तक करवाया है। अब स्टॉपवॉच तक मैंने करवाया है, या फिजिकल बैलेंस तक मैंने करवाया। आप आई बटन क्लिक करके दोनों वीडियोस लास्ट में देखिएगा, मैंने इन डिटेल आपको एक चीज़ समझाई है। ठीक है, अब हम करेंगे मेजरिंग सिलेंडर। इसमें हमारे पास है इट इज़ ए इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ ग्लास। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है जो ग्लास से बना होता है, ग्लास से मतलब शीशे से बना होता है, और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से ये बना होता है, विद अ स्केल डिवाइडेड इन क्यूबिक मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर। इसमें जो ईच स्केल होता है ना, एक क्यूबिक सेंटीमीटर में डिवाइड होता है। ये एक लाइन होती है ना, इसे हम कहते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, और सीसी भी हम कहते हैं। जैसे हम बाज़ार से इंजेक्शन लेने जाते हैं तो अब सीसी से बात करते हैं कि कितने सीसी का आपको इंजेक्शन चाहिए, 10 सीसी का, 5 सीसी का, 3 सीसी का, 2 सीसी का। तो यही बात है उसमें। ठीक है, और मिलीलीटर्स की बात करते हैं, मार्क्ड ऑन इट। इट इज़ यूज टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड नॉन डिजोल्वेबल सॉलिड। ठीक है, ये किस लिए इस्तेमाल होता है ये सिलेंडर? ये उसके लिए इस्तेमाल होता है कि हमने किसी लिक्विड का, पानी का, कोई भी ऐसा लिक्विड इसका वॉल्यूम हमने मेजर करना है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। या ऐसी चीज़ जो नॉन डिजोल्वेबल हो, ठीक है, पानी में डिजोल्व ना हो सकती हो, जैसे कोई पत्थर है, कोई ईंट है, कोई ऐसा एलिमेंट है जो पानी में डिजोल्व नहीं होता है, मैंने उसका वॉल्यूम निकालना है। तो वो मैं किस तरह निकालूंगा? इसकी मदद से, इस सिलेंडर की मदद से मैं उसको निकाल लूँगा। अब आगे बढ़ते हैं। द लेवल ऑफ अ लिक्विड इन अ सिलेंडर इज मार्क टू फाइंड द वॉल्यूम। ठीक है, लेवल ऑफ लिक्विड है, ये लेवल लगे हुए ना यहाँ पे, ये मार्क है, यहाँ से हम वॉल्यूम लिक्विड निकाल सकते हैं। इन ऑर्डर टू रीड द वॉल्यूम करेक्टली, हमने वॉल्यूम करेक्टली मेजर करना है। देखो, अगर वो कह रहे हैं कि अगर आपने वॉल्यूम को करेक्ट तरीके से मेजर करना है, द सिलेंडर मस्ट बी प्लेस ऑन हॉरिजेंटल सरफेस। हॉरिजेंटल सरफेस कौन सी होती है? ये। ठीक है, सीधी सरफेस को हॉरिजेंटल कहते हैं, और ऐसे हम लाइन को परपेंडिकुलर कहते हैं। मैथ में आपने पढ़ा होगा, मैथ की वीडियो भी देख लीजिएगा, वो भी मैं डिटेल आप लोगों को करवाता हूँ। अब देखो कि हॉरिजेंटल प्लेस पे मैंने एक सिलेंडर रख देना है। ठीक है, बिल्कुल सीधी हो। शर्त ये है कि सिलेंडर की जो नीचे सरफेस है ना, इस पर मैंने रखा है, वो बिल्कुल प्लेन और सीधी हो। एंड आई शेल बी केप्ट इन लेवल विद मैनिकस ऑफ द वाटर सरफेस। ठीक है, और जो आँख होगी वो मैनिकस, ये मैनिकस होता है। ठीक है, ये मैनिकस ऑफ द वाटर लेवल के सामने हो। अब अगली बात, ये देखो कि द मैनिकस होता है ना, मैनिकस इज द टॉप लेवल ऑफ द लिक्विड सरफेस। ठीक है, मैनिकस क्या होता है? टॉप लेवल। ये टॉप लेवल है लिक्विड सरफेस के, मैनिकस कहते हैं। ठीक है, वाटर इन सिलेंडर कर्व डाउनवर्ड एंड इस सरफेस इज कॉल्ड कनकेव सरफेस। ठीक है, पानी कह रहा है नीचे को होता है सिलेंडर में। अब बताता हूँ कैसे। अब ये कह रहे हैं कि द वाटर इन सिलेंडर कर्व्स डाउनवर्ड। पानी जो सिलेंडर के अंदर होता है ना, वो ऐसे नीचे को झुका होता है। ठीक है, कर्व डाउनवर्ड ऑफ द लिक्विड सरफेस। ठीक है, एट सरफेस इज कॉल्ड कनकेव सरफेस, इसे हम कनकेव सरफेस कहते हैं। ठीक है, ये देखो, अब पानी नीचे को झुका हुआ है, देखो लाइन तो सीधी आनी चाहिए ऐसे करके, लेकिन पानी ऐसे है, इसलिए हम इसे कनकेव सरफेस कहेंगे। ठीक है, द रीडिंग इज टेकन कोरस्पॉन्डिंग टू द बॉटम एज ऑफ द सरफेस। अब देखो अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीडिंग कैसे लूँगा मैं। रीडिंग मैं सीधी लाइन लगा के लूँगा, मैं इस नुक्कर से ले लूँगा, या मैं इस नुक्कर से ले लूँगा, या इस नुक्कर से ले लूँगा। किस तरह रीडिंग लेनी है? वो कह रहे हैं कि रीडिंग आपने लेनी है जो बॉटम सरफेस होती है पानी की, जो जहाँ पे फुल झुकाव होता है, पानी ऐसे झुका हुआ है ना, मतलब कि कह लो किस तरह झुकाव है, उसमें ये गैप है, या उसको कह लो गड़ा है उसके अंदर, केव्स भी कह लेते हैं हम इसे। जो लीस्ट पॉइंट होगा ना, यहाँ से हमने इसकी लेनी लीस्ट वैल्यू, यहाँ से हमने इसकी रीडिंग लेनी है कि इसकी रीडिंग कितनी आ रही है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि पानी जब आपने मेजर करना है वो नीचे को झुका होता है, बिल्कुल बराबर नहीं होता, तो हमने उसकी रीडिंग मेजर करनी है ऐसे। जो लीस्ट पॉइंट होता है, सबसे झुकाव वाला हिस्सा होता है, वहाँ से हम लाइन लगाते हैं सीधी, और हम वहाँ से उसकी वॉल्यूम मेजर कर लेते हैं। ठीक है, अगली बात कर रहे हैं, एक मिनट, अगली बात कर रहे हैं कि द मर्करी इन द सिलेंडर कवर अपवर्ड। ठीक है, मर्करी सिलेंडर के अंदर होता है ना, वो ऊपर को होता है, जैसे ये देखो। ठीक है, इस मर्करी है ना, ये ऊपर को होता है। इसकी रीडिंग कैसे मेजर करनी है? सिंपल सी बात है, वही बात कर रहे हैं कि इस सरफेस इज कन्वेक्स, ये कि देखो कन्वेक्स सरफेस आ रही है मेरे पास, एंड रीडिंग इज टेकन करस्पॉन्डिंग टू टॉप एज। अब रीडिंग इसकी कैसे लेनी है? सीधी सी बात है, आसान सी बात, कि रीडिंग हमने इसकी कैसे लेनी है। देखो रीडिंग कैसे लेनी है इसकी, कि हमारे पास देखो यहाँ पे, सॉरी, या अब वाटर के हमने क्या दी थी? सबसे लोस्ट, ये लोस्ट पॉइंट पर वाटर के ली थी। ठीक है,
चेंज द कलर। हाँ, अब बात कर रहे हैं कन्वेक्स की, ठीक है। कन्वेक्स में हमने ऐसे होता है ना कन्वेक्स एरिया। अब जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है कर्व का, ठीक है, कर्व का सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है, यहाँ से हमने मेजर करना होता है इसका वॉल्यूम, ठीक है, मरकरी का। मतलब कि इसमें जनरल बात कह रहा है जिस लिक्विड्स का डाउनवर्ड कनकेव होती है उसका हम सबसे लोएस्ट पॉइंट से मेजर करते हैं, जिसका अपवर्ड कन्वेक्स होती है उसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट से हम मेजर करते हैं, ठीक है। इसकी लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं। द सिलेंडर कैन बी यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि लिक्विड तक तो बात यहाँ पे पूरी होगी थी कि लिक्विड का हमने ऐसे ऐसे होता है, हमने उसको इस तरह मेजर करना होता है, ठीक है। अब वो बात कर रहा है कि हम सॉलिड का भी निकाल सकते हैं वॉल्यूम, लेकिन कैसे, वो आगे उसकी बात करता है। अब वो बात कर रहे हैं कि हमने सॉलिड का कैसे निकालना है। इफ़ द बॉडी डज नॉट फिट इनटू द मेरिक सिलेंडर, अगर कोई बॉडी मेरिक सिलेंडर के अंदर ना फिट हो रही हो, ठीक है, फर्ज करो हो सॉलिड सरफेस है कोई, देन एन ओवरफ्लो कैन और डिस्प्लेसमेंट कैन ऑफ वाइड ओपनिंग इज यूज, ठीक है। ओवरफ्लो कैन, ओवरफ्लो हो इतनी से पानी बाहर आ जाए, ठीक है, वो, या उसे हम डिस्प्लेसमेंट कैन भी कहते हैं, हम उस जिसका वाइड ओपनिंग, जिसके सुराख बड़ा सारा हो ऊपर, ठीक है, उसको कहते हैं। प्लेस द डिस्प्लेसमेंट कैन ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल। देखो पहली बात ही वो करते हैं कि हॉरिजॉन्टल टेबल पे आपने उसको रखना है, फिर अगली बात करनी है, ठीक है। पोर वाटर इन इट, उसके अंदर पानी डालो। देखो मैं इसके अंदर पानी, इसके अंदर इसने डाला, पानी डाल के इसके अंदर अंटिल स्टार्ट ओवरफ्लो, यहाँ तक डालना है कि ये ओवरफ्लो यहाँ से होना शुरू हो जाए, इस बीकर में जमा होना शुरू हो जाए, ठीक है। नाउ टाई अ पीस ऑफ थ्रेड टू द सॉलिड। अब देखो यही सॉलिड का एक पीस उसने डाला, ठीक है, फर्ज करो पत्थर है, मतलब सॉलिड लगाया, पत्थर आगे बांध दिया, अब आहिस्ता आहिस्ता तो उसके अंदर पानी के अंदर इसको डाल रहा है, ठीक है। अगली बात कर रहे हैं एंड लोअर इट जेंटली, आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर में डालना है इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैन के अंदर। द बॉडी डिस्प्लेसेस वाटर, बॉडी क्या होगा, पानी को डिस्प्लेस करेगी, विच डिस्प्लेसेस वाटर, पानी को चेंज करेगी, डिस्प्लेस करेगी, विच ओवरफ्लो थ्रू द साइड ओपनिंग। जो पानी देखो ना, हमने वो पढ़ा था कि कौवा होता है, प्यासा होता है, वो घड़े के अंदर, पिचर के अंदर डालता है, पत्थर डालता है, स्टोन डालता है, कैंकरियाँ डालता है, पानी ऊपर आ जाता है और वो उसको पी के चला जाता है। इसमें सेम बात है, ये मेरे पास बीकर है, इसमें मैंने एक पत्थर की रस्सी बांध के इसको नीचे डाला, इससे इस अंदर डालता रहा, पानी क्या था, ये ओवरफ्लो कैन से बाहर आना शुरू हो गया, ठीक है, यहाँ से बाहर आना शुरू हो गया। यहाँ पे मैंने छोटी रखी थी बीकर, ठीक है, ये बीकर रखी हुई है, पानी इसके अंदर जमा होना शुरू हो गया। जितना पानी इसके अंदर जमा होगा उसको मैं डाल दूंगा मेरी सिलेंडर के अंदर, और जितना हमारे पास वॉल्यूम आएगा वो उसका पत्थर का वॉल्यूम होगा, जो सॉलिड बॉडी का वॉल्यूम होगा। द वाटर ऑफ द और लिक्विड इज कलेक्टेड इन अ बीकर एंड इट्स वॉल्यूम इज मेजर्ड बाय द मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बॉडी। जितना पानी इस सेकंड बीकर के अंदर जमा होगा उसको मेजरिंग सिलेंडर से मेजर करेंगे, जितनी रीडिंग आएगी वो सॉलिड का वॉल्यूम होगा, ठीक है। इतना आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब बात करें एरर्स इन मेजरमेंट। मेजरमेंट में एरर्स कौन कौन से हो सकते हैं। मेजरमेंट यूजिंग टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट आर नेवर परफेक्ट। हमें पता है कि मेजरमेंट टूल्स होते हैं वो कभी भी 100% एक्यूरेसी नहीं देते, दे इनहेरिट सम एरर्स, उसके अंदर कोई ना कोई एरर मौजूद होते हैं, एंड डिफर फ्रॉम देयर ट्रू वैल्यू, जो अपनी असल वैल्यू से सबसे मुख्तलिफ होते हैं। द बेस्ट वी शैल डू इज़ टू इंश्योर दैट द एरर आर स्मॉल एज रीजनेबली पॉसिबल। हमारे पास क्या होता है, हम इसको एरर को ज़ीरो नहीं कर सकते कभी भी, ठीक है। हमारी कोशिश क्या होती है, हम इसको 0.0000001 पे ले जाएं, जो उससे भी छोटी वैल्यू में ले जाएं, मतलब हम जितनी कोशिश कर सकते हैं कि सबसे कम एरर पॉसिबल कर सकें, वहाँ तक हम उसको लेकर जानी होती वैल्यू को, ठीक है। अ साइंटिफिक मेजरमेंट शुड बी इंडिकेट्स टू एस्टिमेट एरर। हमें साइंटिफिक मेजरमेंट चाहिए जिससे हम इंडिकेट्स, मतलब कि एरर की तरफ इशारा कर सकते हैं, एरर बता सकते हैं कि इसके अंदर इतना एरर मौजूद है। इन मेरिट वैल्यूज़, ठीक है, यूजली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर्स, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास 3 एक्सपेरिमेंटल एरर्स होते हैं, ह्यूमन एरर होता है, सिस्टमेटिक एरर होता है, और हमारे पास रैंडम एरर होता है, ठीक है। हम इसको रीड करते हैं। इसमें पहला है ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर हमें क्या कहना चाह रहा है कि दे अकर ड्यू टू द पर्सनल परफॉर्मेंस, ठीक है। ये कब होता है कि जो नापने वाला बंदा होता है उसकी गलती की वजह से ये एरर आता है, जो अमूमन आ जाता है। द लिमिटेशंस ऑफ द ह्यूमन परसेप्शन सच एज इनएबिलिटी टू परफेक्टली एस्टिमेट द पोजीशन ऑफ द पॉइंटर ऑन अ स्केल। वो कह रहा है कि लिमिटेशंस क्या होती हैं, फर्ज करो ना एक स्केल है मेरे पास, अब इस पर कोई एग्जैक्ट वैल्यू या एग्जैक्ट पॉइंट वो देख नहीं सका, उसने गलती से पिछला पॉइंट बता दिया, ठीक है, जबकि वैल्यू आगे आगे वैल्यू थी,
तो चीज़ थोड़ी सी लेंथ बड़ी थी, उसने थोड़ी सी गलती से छोटी बता दी, देख के ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो इस लाइन में ये सारा लिखा हुआ है। पर्सनल एरर कैन आल्सो राइज ड्यू टू फैकल्टी प्रोसीजर। ठीक है, पर्सनल एरर किस तरह और भी आ जाता है कि फैकल्टी फॉल्टी प्रोसीजर। ठीक है, मतलब कि हमारे पास जो टूल्स गिवन हैं, जो मरीन टेप है, स्केल्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वो सही नहीं बनी हुई, उसमें कोई ना कोई बनते टाइम बनावट टाइम कोई ना कोई मसला आ गया। ठीक है, द करेक्ट मेजरमेंट नीड्स टू लाइन अप योर आई राइट इन फ्रंट ऑफ नेवल। ठीक है, इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट जिसमें टाइम इन्वॉल्व होता है, इतने सेकंड, 10 सेकंड, 10 मिनट, एक आधा घंटा वगैरह वगैरह। डायरेक्शन टाइम ऑफ इंडिविजुअल टू स्टार्ट और स्टॉप आल्सो अफेक्ट द मेजर वैल्यू। अब देखो क्या कह रहा है, एक मेरे पास घड़ी है, स्टॉप वॉच है, और उसके ऊपर लगा हुआ उसका बटन। ठीक है, ये मैंने रीडिंग्स लगी हुई स्टॉप वॉच की। ठीक है, अब वो कह रहा है कि छोटा सा बटन है, इसके ऊपर लगा देते हैं। अब वो बात कर रहा है कि ये एरर कैसे आता है, मतलब कि एरर ऐसे आता है कि हमारे पास कि अगर वो जो दबाने वाला बंदा थोड़ा सा जल्दी दबा दिया, उसने बटन को प्रेस कर दिया, घड़ी पहले चल पड़ेगी स्टॉप वॉच। ये थोड़ा सा उसने लेट दबाया, घड़ी थोड़ी सी देर से चली, जबकि चीज़ पहले चल पड़ी थी। पर इसको हम रेस में ऐसे होता है अक्सर, तो ये उसमें एरर आ जाता है। ह्यूमन एरर कैन रिड्यूस बाय इंश्योरिंग प्रॉपर ट्रेनिंग। ह्यूमन एरर हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाउ रिड्यूस ह्यूमन एरर। ठीक है, उसका शॉर्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। Human error can reduce by ensuring proper training, techniques and procedures to handle instruments and avoiding environmental distraction or disturbance for proper focusing। ठीक है, ये इसका शॉर्ट बनता है। अब देखो, अवॉइडिंग एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन मतलब कि इर्द गिर्द ऐसी कोई चीज़ ना हो रही हो, इसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई ऐसा फंक्शन, कोई ऐसी चीज़ पड़ी, इसके उसके तरफ ध्यान जा रहा है और वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा। डिस्टर्बेंस, आसपास बहुत ज़्यादा शोर है, स्पीकर्स लगे हुए हैं, शोर इतना है, सर दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रहा। इन चीज़ों से दूर करना है उससे, उस इंसान को, फिर वो अच्छे तरीके से मेर कर सकता है, या वो ठीक है, उसकी तबीयत वगैरह एक्सेट्रा। The best way is to use automated or digital instrument to reduce the impact of human error। अब वो कह रहा है कि इसका बेस्ट वे क्या है, हम ऑटोमेटेड जैसे डिजिटल वॉचेस को इस्तेमाल करें और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करें कि हम इस इम्पैक्ट को कम से कम कर सकें। ठीक है, अगला है मेरे पास सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर में मेरे पास क्या होता है, दे रेफर्स टू इफेक्ट एंड इन्फ्लुएंस आर मेजरमेंट ऑफ पर्टिकुलर मेजरमेंट इक्वली। ठीक है, ये जितनी भी मेजरमेंट्स मैंने ली है ना, उस पर इक्वली इन्फ्लुएंस होता है उसका। इट प्रोड्यूसेस अ कंसिस्टेंट डिफरेंस इन रीडिंग। ये कंसिस्टेंट डिफरेंस ये प्रोड्यूस करता है, जब आ जाता है, जब कंसिस्टेंट डिफरेंस होता है रीडिंग के अंदर। इट अगर ड्यू टू सम डेफिनाइट रूल। ठीक है, ये आता है किसी एक रूल के मुताबिक आता है। इट मे अकर ड्यू टू जीरो एरर, या वो जीरो एरर की वजह से हो सकता है, जैसे हमने स्क्रू गेज में पढ़ा था, वर्नियर कैलिपर में पढ़ा था। पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उसको सही तरीके से हमने लाइनिंग नहीं की हुई, लाइनिंग डिफरेंस है, मिलीमीटर्स का फ़र्क आ रहा है, उसकी वजह से भी हो सकता है। और इनकरेक्ट मार्किंग। ठीक है, एंड द इफेक्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ एरर कैन रिड्यूस बाय कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट विद एन अदर। अब देखो, मुझे शक है कि मेरा इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं है, कोई ना कोई मसला आ रहा है उसके अंदर, तो फिर मैं क्या करूँगा कि मैं कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट शहर से जाऊंगा या किसी दोस्त को कहूँगा अपना इंस्ट्रूमेंट मुझे दे दो, मैं मेजर करके देखता हूँ, फिर मैं उससे मेजर करूँगा अपना इंस्ट्रूमेंट, और उस तरह मैं मैं उसको अच्छे तरीके से पता लग सकता है कि हाँ मेरे सिस्टम में मसला आ रहा है, विच इज़ नोन एज मोर एक्यूरेट। ठीक है, जो सही होगा उससे कंपेयर करेंगे, और यहाँ मुझे पता है कि मेरा इंस्ट्रूमेंट गलत है, जो उसको गलत रीडिंग दे रहा है, तो उसको चेंज कर लूँगा। दस करेक्शन फैक्टर कैन बी अप्लाइड। ठीक है, इस तरह हम करेक्शन फैक्टर उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आगे है रैंडम एरर। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा है, इसको देखो। रैंडम एरर क्या होता है, इट इज सेट टू अकर, ये क्या कब आता है, व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यूज अंडर द सेम कंडीशन। वो कह रहा है कि इट इज सेट टू बी अकर व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट्स, एक चीज़ है, एक चीज़ जैसे एक चीज़ को मैं तोल रहा हूँ, बहुत छोटी लाइट वेट है, एक दफ़ा तोला 1 ग्राम आया, दूसरी दफ़ा तोला 1.1 ग्राम आ गया, तीसरी दफ़ा तोला 1.12 ग्राम आ गया। एक ही चीज़ को देखो, क्वांटिटी की डिफरेंट वैल्यूज़, एक ही क्वांटिटी एक ही चीज़ है, वो हर दफ़ा डिफरेंट मुझे ग्राम्स में जवाब दे रही है। ठीक है, चीज़ जब वो कोई फर्स्ट और फिजिकल बैलेंस है, मैंने उस पर कोई चीज़ रखी, वो पहली दफ़ा 1 ग्राम जवाब आया, दूसरी दफ़ा 1.1 आ गया, तीसरी दफ़ा वही चीज़ रखी तो 1.12 ग्राम आ गया। माइनर सा डिफरेंस आ रहा है, लेकिन वैल्यू डिफरेंट ज़रूर आ रही है। जबकि कंडीशन भी सेम नहीं है, चीज़ भी वही है, जगह भी वही है, फिजिकल बैलेंस भी वही है, बंदा भी सेम है, फिर वो वैल्यूज़ डिफरेंस आ रही हैं। वहाँ पे क्या मसला है,
इट इज़ ड्यू टू सम अननोन कॉज, वो ऐसा होता है कि किसी ऐसे कॉज की वजह से वो आ रही है जो मुझे खुद नहीं पता, ठीक है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने तो हर चीज़ सही रखी हुई है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई मसला ज़रूर आ रहा है, ठीक है। तो वो किसी अननोन काज की वजह से आ रही, जो हम अनप्रिडिक्टेबल, जो मुझे नहीं पता, जो उसको मैं प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, ढूंढ नहीं पा रहा उस एरर को। द एक्सपेरिमेंट हैव अ लिटिल और नो कंट्रोल ओवर इट, ठीक है। एक्सपेरिमेंटर हैव, देखो जो एक्सपेरिमेंट करने वाला होता है ना, उसका इस पर थोड़ा सा कंट्रोल होगा, जो इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, एरर ज़रूर आ रहा है। रैंडम एरर राइज ड्यू टू सडन फ्लक्चुएशन और वेरिएशन इन एनवायरमेंटल कंडीशन। रैंडम एरर कैसे होता है कि सडन फ्लक्चुएशन, फ़ौरन एकदम कोई चीज़ चेंज हुई, वेरिएशन, मौसम एकदम चेंज हो गया कभी, मतलब कि आप देखो कैसे कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर। अब वो चीज़ है जिस पे टेम्परेचर अप्लाई होता है, टेम्परेचर से वो चीज़ इफेक्ट हो सकती है जो मैं चीज़ तोल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, मैं फिजिकल बैलेंस की बात कर रहा हूँ ना, उससे टेम्परेचर इफेक्ट आ सकता है। अगर टेम्परेचर एकदम ज़्यादा या कम हो गया फिर मसला होगा, प्रेशर चेंज हो गया, ह्यूमिडिटी चेंज होगी, या वो चीज़ जब मैं फ़र्ज़ करो मैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंटल टूल से कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल बैलेंस से कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से सॉरी मैं चीज़ माहिर कर रहा हूँ, और हल्की सी बिजली चेंज हो रही है जो मुझे खुद नहीं पता लग रहा कि लाइट ज़्यादा कम हो रही है, ठीक है, इस वजह से फ्लक्चुएशन आ रही है और मुझे रीडिंग डिफरेंट मिल रही है। इस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, बिजली को मैं पकड़ थोड़ी सकता हूँ, वो तो चेंज हो रही है, मेरी मजबूरी है, मैंने उसे तोलना है, तो वो कह रहा है कि उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता अक्सर बेशतर। द इफेक्ट ऑफ मल्टीपल रीडिंग, नहीं, द इफेक्ट ऑफ रैंडम एरर कैन रिड्यूस बाय यूजिंग सेवरल मल्टीपल रीडिंग्स, हम ज़्यादातर रीडिंग्स ले लेंगे फिर, एंड देन टेकिंग देयर एवरेज और मीन वैल्यू। इस सबको ले ली मैंने, फ़र्ज़ करो, ठीक है, इसकी मैंने एवरेज ले लिया, फ़र्ज़ करो मेरे पास यहाँ पे वेट करो, ये था 1.12 ग्राम है ना, एक और ले लेता हूँ 1.15 ग्राम, ठीक है। इन दोनों का मीन वैल्यू क्या होगी, एक और ले लेते हैं सॉरी 1.6 ग्राम, इन दोनों की मीन वैल्यू क्या होगी मेरे पास, ये वाली, यार ये ले लूँगा मैं, या मैं क्या लूँगा, इन सबको ऐड करूँगा, डिवाइड कर दूंगा और मेरे पास एवरेज आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली फॉर मेजरिंग टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पेंडुलम, एंड पेंडुलम में पता है ना घड़ी के अंदर लगे होते हैं ऐसे करके, जो घूम के इधर जा रहा है इधर जा रहा है, उसके पेंडुलम कहते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग पेंडुलम, ऑसिलेट कर रहा होता है ना ऐसे ऐसे टू और फ्रो, द टाइम ऑफ सेवरल ऑसिलेशंस से 30 ऑसिलेशन नोटेड, हम 30 ऑसिलेशन टाइम लेते हैं कि इधर से इधर तक आने में कितना टाइम ले रहा है, फर्स्ट करो 5 सेकेंड्स है, ठीक है। एंड देन मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ द वन ऑसिलेशन इज डिटरमाइंड, इस तरह हम मीन दरमियानी वैल्यू और पूरी वैल्यू की ऑसिलेशन हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारे पास अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, ठीक है। देयर इज़ नो सच अनसर्टेनिटी, मतलब कि वहाँ पे कोई ना कोई गलती या कमी पेशी है मेजरमेंट के अंदर, ठीक है, 100% एक्यूरेसी नहीं होती, इसका मतलब ये होता है। देयर इज़ नो सच थिंग एज परफेक्ट मेजरमेंट, ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं पाई जाती जिससे हम कहते हैं कि परफेक्ट मेजरमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती, वहाँ कहीं ना कहीं कमी पेशी ज़रूर होती है। वेन एवर अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड, जब कभी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं, इज मेड टू एक्सेप्ट काउंटिंग, काउंटिंग के अलावा, ठीक है, काउंटिंग के अलावा जब भी हम फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं, देयर इज इनवेंटिवली some uncertainty about and determined value due to some instrument, वहाँ पे कोई ना कोई गलती कमी पेशी लाजमी होती है, ठीक है, इस लाइन का ये मतलब है। दिस अनसर्टेनिटी मे बी ड्यू टू यूज़ ऑफ अ नंबर ऑफ अ रीज़न, ये अनसर्टेनिटी क्यों होती है, इसके मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं, ठीक है। वन रीज़न इज टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट बीइंग यूज, पहली रीज़न कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं। We know that every measuring instrument is calibrated to a certain smallest deviation, and this fact put a limit to a degree of accuracy which can be achieved by measuring with it। अब देखो क्या कह रहे हैं, we know that every measuring instrument, हम जानते हैं कि हर measuring instrument is calibrated, मतलब कि उसके अंदर देखो ये मेरे पास स्केल है ना, इसमें निशान लगे हुए हैं, इसमें हमने ये निशान लगाए हुए हैं, कह रहा है कि कैलिब्रेटेड ड्यू सर्टन स्मॉलेस्ट डिवीजन, सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन हमारे पास स्केल के अंदर कौन सा होता है, 1 मिलीमीटर, सर्टन स्मॉलेस्ट डिवीजन तक उन्होंने उसके निशानात लगाए होते हैं। एंड दिस फैक्ट, इसकी वजह से पुटा लिमिट, हमें लिमिट डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की लिमिट लगा देते हैं, 1 मिलीमीटर पे हम जाके मेजर करते हैं चीज़ को, ठीक है। फर्ज करो 1 2 3 4 5 मिलीमीटर है मेरे पास, ठीक है, 1 मिलीमीटर 2 3 4 5, यहाँ से यहाँ तक मेजर करते हैं तो हम कहते हैं कि 1 मिलीमीटर हो गया। अगर चीज़ इनके बीच में आ जाए,
मसला पड़ गया ना। अगर चीज़ इन दोनों के बीच में भी तो आ सकती है ना, अगर हम माइनर लेवल पे जाके चीज़ को मेजर करें तो इन दोनों के बीच में भी आ सकती है। उसको हम आगे बढ़ते हैं कि उसका इशू क्या है। आगे मिलीमीटर से देखो, लेट द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन, सपोज दैट वी वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हमने को स्ट्रेट लाइन है उसकी लेंथ को मेजर करना है विद हेल्प ऑफ अ मीटर रूल, ठीक है। मीटर रूल की मदद से कैलिब्रेटेड इन मिलीमीटर से, मिलीमीटर के अंदर कैलिब्रेट है मेरे पास, ठीक है। लेट द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन लाइज बिटवीन 10.3 सेंटीमीटर एंड 10.4 सेंटीमीटर। देखो मैं एक स्केल बना रहा हूँ, ये मेरे पास 10 है, ठीक है, ये 11 है। उसके अंदर मैं 10 पॉइंट्स निकाल रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां ये खुद, ठीक है। ये 11 है और ये 10, ये टोटल 1 सेंटीमीटर है। उसके अंदर 10 लाइनें 10 मिलीमीटर की लाइन्स मैंने लगा दी। कलर चेंज करते हैं। अब देखो वो कह रहे हैं कि लेट द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन लाइज बिटवीन 10.3 टू 10.4 सेंटीमीटर, मतलब कि लाइन मेरे पास 1 2 3, ठीक है, इधर आ गई बीच में, ठीक है। 3 और 4 के बीच में लाइन आ गई जो मैं मेजर करना चाहता हूँ। फर्स्ट करो कि लाइन है ना, इन दोनों के बीच में आ गई कि लाइन मैंने मेजर करनी है, ये लाइन इन दोनों के बीच में आ गई, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इन दोनों के बीच में लाइन आ गई। बाय कन्वेक्शन जो हमारे पास रवायत है, इफ द एंड ऑफ द लाइन डज नॉट टच और क्रॉस द मिड पॉइंट ऑफ द स्मॉलर डिवीजन, ठीक है। जो मेरे पास कह रहे हैं कि कन्वेक्शन मेरे पास रवायत है, इफ द एंड ऑफ द लाइन, ठीक है, एक लाइन के जो एंड है, डज नॉट टच जो टच नहीं करता, और क्रॉस जो क्रॉस नहीं करता द मिड पॉइंट ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन, स्मॉलेस्ट डिवीजन 1 मिलीमीटर है ना, इन दोनों का मिड पॉइंट इसको क्रॉस नहीं करती, पीछे पीछे रह जाती है। द रीडिंग इज कन्फाइंड टू अ प्रीवियस डिवीजन, इन दोनों को बीच में फर्ज करो थोड़ा सा, मैं इसको इस दोनों को ना इन दोनों को बड़ा करके यहाँ बनाने लगा हूँ, ये मेरे पास बड़ा सारा बन गया, ठीक है। ये है मेरे पास 10.3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 10.4 सेंटीमीटर, ठीक है। लाइन इन दोनों के बीच में है, ये है मेरे पास मिड पॉइंट। अगर कह रहा है कि लाइन मिड पॉइंट को क्रॉस नहीं करती, पीछे पीछे रह जाती है मेरे पास, तो फिर हम कहेंगे कि डिग्री 10.3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, हम इसको 10.4 नहीं कहेंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हो गए, इन केस द एंड ऑफ द लाइन सीम्स टू बी टच और हैव क्रॉस द मिड पॉइंट, इन केस अगर वजह है या किसी वजह की वजह से या किसी वजूहत की वजह से लाइन मिड पॉइंट को क्रॉस कर जाती है, ठीक है, आगे बढ़ जाती है मिड पॉइंट से, द रीडिंग इज एक्सटेंडेड टू नेक्स्ट डिवीजन, हम कहेंगे कि लाइन मिड पॉइंट से आगे गुजर गई, तो हम कहेंगे कि ये लाइन है ना, ये आगे गुजर गई है मेरे पास, तो वो 10.4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। हमने एक तुक्का मारा है कि हाँ इतनी पीछे पीछे इतनी होगी, इतने आगे आगे इतनी होगी, ठीक है। दस इन एग्जाम्पल है कि मैक्सिमम एनसेंट्रेटरी जो सबसे बड़ी एनसेंट्रेटरी या सबसे बड़ी मसला उसमें है, इस 0.05 सेंटीमीटर का, ठीक है, या 0.1 मिलीमीटर की हम कह सकते हैं मसला आ रहा है। इट इज़ इन फैक्ट इक्वलेंट टू एन एनसेंट्रेटिव 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, हाफ अबव एंड हाफ बिलो द रिकॉर्डिंग रीडिंग, ठीक है। आगे कह रहा है कि द अनसेंट्रेटेड स्मॉल लेंथ, अनसेंट्रेटेड इन द स्मॉल लेंथ सच एज डायमीटर के अंदर ऑफ अ वायर, किसी तार के, एंड शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, किसी बहुत थोड़े टाइम इंटरवल के बीच में, ठीक है, कैन बी रिड्यूस फर्दर बाय टेकिंग मल्टीपल रीडिंग्स, हम बार बार रीडिंग्स लेंगे, हम उसको कम से कम कर सकते हैं, देन फाइंडिंग एवरेज वैल्यू, फिर हम उसकी एवरेज वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैंने ऊपर भी आपको बताया था इस तरह हम करते हैं, लेकिन हम 100% ज़ीरो नहीं कर सकते। मेन बात आपने याद रखनी कि हम 100% ज़ीरो अनसेंट्रेटरी को नहीं कर सकते। For example, average time of one oscillation of a simple platinum is usually found by measuring the time of a 30 oscillation, ठीक है। हम ऑसिलेशन के 30 ऑसिलेशंस को मेजर करते हैं, उसका एवरेज निकालते हैं, तो हमारे पास उसका टाइम आ जाता है। कंसंट्रेटरी ऑफ एक्यूरेसी इन वैल्यू ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी कैन बी इंडिकेटेड कन्वेंशनली बाय यूजिंग सीगमेंट फिगर, ठीक है। हम सीगमेंट फिगर्स को आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसमें हमारे पास है सीगमेंट फिगर, पहला आगे टॉपिक, ठीक है। ये देखो वो कह रहा है कि वी कैन काउंट द नंबर ऑफ कैंडीज इन अ जार, एक जार है उसके अंदर मेरे पास कैंडीज पड़ी हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, हम आराम से काउंट कर सकते हैं। एंड इज़ नॉन एग्जैक्टली बाय काउंटिंग
बट वी कैन नॉट मेजर द हाइट ऑफ द जार एग्जैक्टली। ठीक है, वो कह रहा है कि एक जग है मेरे पास, ठीक है, जार है, कुछ भी कह लो, इसमें मुख्तलिफ कैंडीज पड़ी हैं, मैं गिन के बता सकता हूँ उसमें 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं। मैं ये तो नहीं कहता 10.5 पड़ी हैं, 11.5 पड़ी हैं, 9.5 पड़ी है, 9.3 कैंडीज पड़ी हैं, ऐसे तो आपने कभी भी नहीं सुना होगा। ठीक है, मतलब कि ये बात कह रहा है कि उसमें हम एग्जैक्टली मेजर करके बता सकते हैं, लेकिन मैं इस जार की हाइट एग्जैक्टली मेजर करके नहीं बता सकता, उसमें कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी मौजूद होती है। ठीक है, ऑल मेजरमेंट्स इंक्लूड अनसर्टेनिटीज डिपेंडिंग अपॉन द रिफाइनमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जितनी भी ऑल मेजरमेंट्स इंक्लूडेड अनसर्टेनिटीज, जितनी मेजरमेंट्स हैं जिसके अंदर अनसर्टेनिटीज पाई जाती हैं, डिपेंड करती हैं कि टूल कितना अच्छा है, जितना अच्छा होगा उतनी अनसर्टेनिटी कम होगी उसके अंदर। ठीक है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिफ्लेक्ट द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट बाय रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर। इट इज़ इंपॉर्टेंट, ये ज़रूरी है कि डिग्री ऑफ सेंट्री हम रिफ्लेक्ट दिखाते हैं इन मेजरमेंट के अंदर बाय रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन इन सिगमेंट फिगर। हम ऑब्जर्वेशन को सिगमेंट फिगर के अंदर लिखते हैं। ठीक है, सिगमेंट फिगर और डिजिट आर द डिजिट्स ऑफ मेजरमेंट विच आर रिलेवेंट नॉन। ठीक है, सिगमेंट फिगर्स और डिजिट्स, सिगमेंट फिगर या डिजिट्स आर द डिजिट्स, वो डिजिट होते हैं ऑफ मेजरमेंट के विच आर रिलायबली नॉन। ठीक है, जो हमें पता होते हैं, आसानी से पता होते हैं, जो हमारे लिए आसानी होती है। अब देखो वो आगे क्या बात कर रहे हैं, तो हम आगे मजीद करते हैं, बस एक दो इसके बाद एक टॉपिक रह जाएगा मेरे ख्याल से, फिर हम वीडियो को वाइंड अप करेंगे। फिगर 1.14 शोज आ रोड, इसने एक रोड दिखाया हमें। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन करते हैं। ठीक है, फॉर द रोड दिखाया मयर बाई विद रूलर, जो हम इसको एक फुटेज की मदद से मयर कर रहे हैं। द मेजरमेंट शोज द लेंथ इन बिटवीन 4.6 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर। मेजरमेंट दिखा रहा है कि लेंथ मेरे पास 4.6 से 4.7 के बीच में है। ठीक है, इसको हम ज़रा जूम करके देखते हैं, फिर आपको पता लगेगा। ये देखो 4.6 और 7 के बीच में मेजरमेंट आ रही है, एग्जैक्ट उसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। मैं अभी आपको ऊपर एग्जांपल देके बताया है ना, उसी की बात कर रही है। ठीक है, अब देखो, सिंस द लेंथ ऑफ द रोड इज स्लाइटली मोर देन 4.6 सेंटीमीटर बट लेस देन 4.7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें पता है कि जो रोड की लेंथ है वो 4.6 से थोड़ी सी ज़्यादा है, 4.67 से थोड़ी सी कम है, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं वो मौजूद है। सो द फर्स्ट स्टूडेंट एस्टिमेटेड 4.6, पहले स्टूडेंट उसको देखा, उसने कहा ये 4.6 है, दूसरे ने देखा उसने कहा 4.7 है। अब तो दोनों का मसला आ गया। द फर्स्ट स्टूडेंट थिंक्स दैट एज इज नियर टू 6 मिलीमीटर, पहले स्टूडेंट ने देखा, उसने कहा कि एज 4.6 के करीब है तो 4.6 हो सकती है। ठीक है, जबकि दूसरे ने देखा, उसने कहा 4.7 के करीब है तो 4.7 उसने कह दिया। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिसाइड वट इज़ द ट्रू लेंथ, मुझे अब पक्का नहीं पता कि क्या है, बहुत मुश्किल हो गई है डिसाइड करना कि कौन सच है, क्योंकि दोनों अपनी अपनी दलील पे पक्के हैं और सही बता रहे हैं। बोथ स्टूडेंट एग्री ऑन 4 डिजिट्स, डिजिट 4, दोनों स्टूडेंट ने एक डिजिट 4 पे एग्री कर लिया, बट नेक्स्ट डिजिट इज डाउटफुल which has been determined by estimation only and has a probability of error। अब देखो क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि दोनों स्टूडेंट ने 4 के ऊपर मसला नहीं डाला, सबको पता है कि 4 है ही है, 4 है। मसला किस में आ रहा है, 6 और 7 में। दोनों स्टूडेंट ने इरादा कर ली कि 4 तो है ही है, इस पर दोनों पक्के हैं, दोनों की एक ही राय कि 4 तो पक्का है। मसला 6 या 7 में आ रहा है, इन दोनों में, इसको डाउटफुल डिजिट कहते हैं। ठीक है, नीचे चलते हैं। देयरफॉर इट इज़ नोन एज डाउटफुल डिजिट, इसलिए हम डाउटफुल डिजिट कहते हैं इसको, क्योंकि मुझे नहीं पता, अगले वाले ने, एक ने कहा 4.6 है, एक ने कहा 4.7 है, डाउट आ रहा है इसके अंदर, इसको हम डाउटफुल डिजिट भी कहते हैं। इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर नोन एज सिगमेंट फिगर। ठीक है, एक्यूरेटली नॉन डिजिट, 4 एक्यूरेटली नॉन डिजिट है ना मेरे पास, क्योंकि 4 सेंटीमीटर तो एक्यूरेटली है, लेकिन जो अगला है फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, ठीक है, इसको हम सिगमेंट फिगर्स कहते हैं। ये तस्वीर की मदद से आपको समझाता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। इसमें कह रहा है कि कंस्टिट्यूटिव ऑफ मेजरमेंट्स, ऑल द मेजरमेंट्स आर एज्यूम्ड, जितनी भी मेजरमेंट्स हैं उसे हम एज्यूम करते हैं टू बी अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट तक हम उसको एज्यूम करते हैं कोई ना कोई चीज़ उसके अंदर, विद द लास्ट डिजिट, आखिरी डिजिट को एस्टिमेट करके। ठीक है, द लेंथ ऑफ द
द लेंथ इन सेंटीमीटर हेयर इज रिटन एज, ठीक है, लेंथ सेंटीमीटर 1.43 सेंटीमीटर में उसको मैंने लिखा, ठीक है। तो लास्ट डिजिट 3, जो आखिरी डिजिट मेरे पास 3 है, इज एस्टिमेटेड, जो एस्टिमेटेड है मेरे पास एज 0.3 ऑफ इंटरवल बिटवीन 3 एंड 4। देखो क्या कह रहा है कि मेरे पास लाइन है 3 और 4 इंटरवल के बीच में है, ठीक है, ये क्या, ये इन दोनों के बीच में लाइन आ रही है। अब मैंने देखा, एक ने देखा, उसने कहा कि 0.3 है, ठीक है, मतलब कि 1.43 इसकी लेंथ है इस रोड की, ठीक है। लेकिन दूसरे ने देखा, उसने कहा नहीं, ये 1.44 सेंटीमीटर है इस रोड की। दोनों के बीच मसला आ गया ना। तो ये 3 और जो 4 है ना, अगर मैं 4 लिखता हूँ तो वो भी एस्टिमेटेड है मेरे पास, 100% यकीन तो नहीं है, क्या पता वो 3 होती। अगर मैं 3 लिखता हूँ तो वो भी एस्टिमेटेड है मेरे पास, क्यों, क्या पता वो 100%, मुझे भी नहीं पता, क्या पता 1.44 होती। तो इससे हम लास्ट डिजिट को, हम उसको कहते हैं एस्टिमेटेड डिजिट, ठीक है। इसे हम डाउटफुल डिजिट भी कहते हैं, क्योंकि हमें 100% नहीं ना यकीन होता, डाउट होता है दोनों में। अब मेरे पास सिग्निफिकेंट जो है फिगर्स को कैसे हमने निकालना होता है। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी केप्ट इन माइंड बाय डिटरमाइनिंग द नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन एनी डाटा। ये हमें पॉइंट्स को अपने जेन में रखना होता है, हम किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने के लिए किसी डाटा में से। ऑल द डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9 आर सिग्निफिकेंट, जितने भी डिजिट 1 से लेकर 9 तक हैं वो सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। हाउएवर जीरो में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, ठीक है। जो जीरो है ना, वो या तो सिग्निफिकेंट हो सकता है या नहीं भी हो सकता, 100% नहीं है कि ये होगा, ठीक है। इन केस ऑफ जीरो के केस में द फॉलोइंग रूल्स अप्लाई, जो जीरो केस में मुझे फॉलोइंग रूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं, ठीक है, उसको हम पढ़ लेते हैं। पहला है जीरो बिटवीन 2 डिजिट्स इज कंसिडर सिग्निफिकेंट, मतलब कि 302 है ना, 2 डिजिट के बीच में जीरो आ रहा है, ये भी सिग्निफिकेंट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल 5.06 मीटर, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी, वही बात कर रहे हो। इसके देखो, इसको हम कहेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ये भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 3 डिजिट है ना। जीरो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मेड वैल्यू और आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 0.0034 द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 2, ठीक है। देखो 0.0034, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 2 हैं, ये दोनों, ये नहीं है। जीरो अगर स्टार्ट में आ जाए ना, वो सिग्निफिकेंट नहीं कहलाता है, लेकिन जीरो अगर बीच में आ जाए या एंड पे आ जाए, वो सिग्निफिकेंट कहलाता है मेरे पास, ठीक है। इस चीज़ का अपना ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट है, जीरो ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल आर कंसिडर सिग्निफिकेंट, ठीक है। किसी भी डेसिमल के 3.20 है ना, ये भी सिग्निफिकेंट ही कहलाएगा, इसलिए मेरे पास यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। जैसे 2.40 ए की बात कर रहे हैं। इफ़ द नंबर आर रिकॉर्डेड, ठीक है, अगर नंबर रिकॉर्डेड है इन साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, देन ऑल द डिजिट बिफोर द एक्सपोनेंट आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। जितने भी डिजिट एक्सपोनेंट से पहले होंगे सिग्निफिकेंट ही कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल 3.50, ये तीनों सिग्निफिकेंट है, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर आर 3, ठीक है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं, हम करते हैं आगे प्रीसाइज एंड एक्यूरेसी, ठीक है। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी कंप्लीट करते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, आप फिजिकल मेजरमेंट्स शुड बी प्रिसाइज एज वेल एज एक्यूरेट, ठीक है। फिजिकल मेजरमेंट्स शुड बी प्रिसाइज मतलब एन मुताबिक, ये बिल्कुल सही पूरा, एज वेल एज एक्यूरेट मतलब बिल्कुल सही, दोनों एक ही मतलब है। एक्यूरेट मतलब बिल्कुल सही मकदार में, बिल्कुल सही, और प्रिसाइज का भी सही मतलब है कि एन मुताबिक, ये बिल्कुल सही कह लो। दीज आर 2 सेपरेट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, ये दोनों 2 सेपरेट कॉन्सेप्ट्स हैं मेरे पास। नीड क्लियर डिस्टिंक्शंस, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं मेरे पास, ठीक है। कहने में एक जैसे हैं, लेकिन दोनों का कहने का मतलब डिफरेंट हैं। कैसे हम उसको पढ़ते हैं। जनरली प्रिसाइजन्स ऑफ अ मेजरमेंट रेफर टू हाउ क्लोज टुगेदर अ ग्रुप ऑफ मेजरमेंट एक्चुअली आर टू ईच अदर। कह रहे हैं कि जनरली प्रिसाइजेशंस का मतलब होता है, ये प्रिसाइजनेस का मतलब क्या होता है कि 2 मेजरमेंट्स दोनों एक दूसरे कितने ज़्यादा करीब हैं, ठीक है। 2 मेजरमेंट्स एक दूसरे के कितने ज़्यादा करीब हैं, या ग्रुप ऑफ मेजरमेंट्स एक दूसरे के कितने ज़्यादा करीब हैं, ठीक है। एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट रेफर टू हाउ क्लोज मेजर्ड वैल्यू इज टू सम एक्सेप्टेड और ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी किसे कहते हैं कि हाउ क्लोज एक वैल्यू कितना के करीब है किसी वैल्यू के जो मेरे पास रैंडमली एक्सेप्टेड है, ठीक है। जैसे दुनिया में फर्ज करो 100 मीटर एक्सेप्टेड वैल्यू है मेरे पास, 99.99 मेरे पास अगर कोई वैल्यू आ जाएगी, वो कहेंगे कि एक्यूरेसी बहुत इसकी करीब तरह 100 के, ठीक है।
ठीक है। 100 मीटर या हम 100 को लेते हैं परसेंटेज में, 99.99% जो हम कहेंगे 100 एक्यूरेसी की 99.99 है मेरे पास, मतलब कि 100 के करीब तर है। ठीक, आगे चलते हैं। अ क्लासिक इंसुलेशन इज हेल्पफुल टू डिस्टिंग्विश द टू कंसेप्ट। ठीक है, ये मेरे पास छोटी सी डायग्राम है, ये कह रहे हैं कि दोनों कंसेप्ट के बीच में फ़र्क बताने के लिए बेहतरीन चीज़ है ये डायग्राम। कंसीडर टारगेट और अ बुलआई। एक बुलआई मतलब कि हमने देखा होगा ना, तो एक माने कि जो हमने मुकाबले देखते हैं ओलंपिक्स में, बुलआई उसे कहते हैं। ठीक है, एक टारगेट है बुलआई, ये मैंने लिया, हिट बाय एरो, जो मैं एरो से हिट कर रहा हूँ। प्रिसाइज के लिए, प्रिसाइशन के लिए, प्रिसाइजनेस के लिए एरो मस्ट बी हिट नियर ईच अदर। एरो एक दूसरे के बिल्कुल पास हमने मारने, पास पास, ये प्रिसाइज है। लेकिन एंड टू बी एक्यूरेट, एक्यूरेसी के लिए हमें एरो इस बुल आई के बिल्कुल करीब करीब मारने हैं। ठीक है, ये दरमियान में मार के हम कहते हैं ना सबसे अच्छा निशानेबाज वो जो बिल्कुल दरमियान में तेज मारे, ये कह रहे हैं एक्यूरेट, सबसे एक्यूरेट वो होगा जो बिल्कुल पास पास मारेगा। ठीक है, और प्रिसाइज कैसे कहते हैं, जिसने सारे तीर एक साथ एक ही जगह पे निशाना लेके मारे, जिसके आगे पीछे नहीं गए। ठीक है, आगे कह रहे हैं कंसिस्टेंटली हिटिंग द नियर द सेंटर ऑफ बुल आई इंडिकेट्स बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेसी। मतलब कि देखो एक सेंटर है मेरा बुल आई है, ये मैंने अब मैंने तीर इधर मारा, इधर मारा, इधर मारा, इधर मारा, हमने क्या प्रिसाइज पढ़ा था, प्रिसाइज के बारे में क्या पढ़ा था कि एक तीर इकट्ठे एक ही जगह पे जाके लगे थोड़े थोड़े फासले से, बिल्कुल करीब करीब, उसको प्रिसाइज कहते हैं। देखो करीब करीब लग रहे हैं ना। ठीक है, और इसका एक्यूरेसी क्या होता है, जो बिल्कुल बुल आई के पास हो। ठीक है, इस बुल आई के बिल्कुल पास पास एक्यूरेट कहते हैं। ये जो है ना डायग्राम, ये मेरे पास प्रिसाइजनेस को भी शो कर रही है और एक्यूरेसी को भी शो कर रही है। अब कह रहे हैं व्हेन दीज कॉन्सेप्ट्स आर अप्लाइड टू बी मेजरमेंट्स, जब ये कॉन्सेप्ट्स मेजरमेंट में अप्लाई करते हैं, द प्रिसाइजनेस इज डिटरमाइंड बाय इंस्ट्रूमेंट, प्रिसाइजनेस इंस्ट्रूमेंट से डिटरमाइन करते हैं बाय बीइंग यूज्ड फॉर मेजरमेंट, जो हम मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। द स्मॉलर द लीस्ट काउंट, जितना छोटी लीस्ट काउंट होगी, द मोर प्रिसाइज, उतनी प्रिसाइज हमारा मेजरमेंट होगी। मेजरमेंट इज एक्यूरेट इफ इट करेक्टली रिफ्लेक्ट द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मेजरमेंट एक्यूरेट होगी वो सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट का साइज उसे सही अंदाज में बता सके, उसके इतना साइज है। एक्यूरेसी डिपेंड ऑन फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, एक्यूरेसी डिपेंड होती है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के ऊपर इन मेजरमेंट। ठीक है, इनफैक्ट इट इज रिलेटिव मेजरमेंट, रिलेटिव मेजरमेंट विच इज़ इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज़रूरी है। स्मॉलर द साइज ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, जितनी फिजिकल क्वांटिटी का स्मॉलर साइज होगा, द मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट इज नीडेड टू यूज्ड। ठीक है, जितनी फिजिकल क्वांटिटी है ना, मेरे को छोटी सी लाइन मैंने मेजर करनी है, उतना ही ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसकी लीस्ट काउंट बहुत ज़्यादा कम होगी, जो बहुत अच्छे ध्यान से उसको मेजर कर सके। द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट इज रिफ्लेक्टेड, एक्यूरेसी मेजरमेंट हमें नज़र आती है बाय नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, हमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर से उसको पता लगता है। द लार्जेस्ट द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर द हाई द एक्यूरेसी, जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर नंबर जितना बड़ा होगा, उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी मेरे पास होगी। ठीक है, आगे मेरे पास टेबल है, इसको हम रीड कर लेते हैं। एटॉमिक क्लॉक होता है मेजर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल ऑफ अबाउट 10⁻⁻10 सेकेंड्स, इतना ज़्यादा ये एक्यूरेसी मेजर कर सकता है। डिजिटल स्टॉप वॉच ये मेरे पास है इन 1 मिनट्स, मेजर शॉर्ट टाइम इंटरवल्स इन मिनट्स एंड सेकेंड्स टू एन एक्यूरेसी 0.01 सेकेंड्स तक। ठीक है, एनालॉग स्टॉप वॉच होती है 0.1 सेकेंड्स तक कर सकती है। टिकट टेप टाइमर होता है मेरे पास 0.02 सेकेंड्स तक कर सकता है। वॉच क्लॉक हमारे पास होती है मेरी लॉन्गर टाइम इंटरवल इन आवर्स मिनट एंड सेकेंड्स में, हमारे पास आम घड़ी होती है उसकी बात कर रहे हैं। पेंडुलम क्लॉक होते हैं मेरे पास बड़े बड़े लगी होती हैं, इसके अंदर ऊपर घड़ी होती है, नीचे एक बॉक्स बना होता है, उसका पेंडुलम होता है जो इधर उधर को मूव कर रहा होता है। ठीक है, उसको पेंडुलम क्लॉक कहते हैं। मेरी लॉन्गर टाइम टेबल, जो ज़्यादा टाइम टेबल को मेजर कर सकते हैं इन आवर्स मिनट्स और सेकेंड्स, सेम काम है उसका भी जो इसका है। रेडियो एक्टिव डिके क्लॉक, रेडियो एक्टिव डिके क्लॉक भी होता है हमारे पास, हाई स्टैंडर्ड की बात है, बस आप इसको रीड कर लें। मेजर इन ईयर्स एंड एज ऑफ रिमेन्स फॉर 1000 ऑफ ईयर अगो। ठीक है, जैसे हम करते हैं ना कार्बन डेटिंग इसकी की, तो ये चीज़ हमें एक मालूम हो, एक पत्थर मालूम हो जो 20,000 साल पुराना है। एक सारे कदीम एक ऐसा जानवर की हड्डियाँ मिली जो 1 लाख साल पुरानी है, वो यही रेडियो एक्टिव डिके क्लॉक ही होता है हमारे पास। ठीक है, और वो हम कार्बन डेटिंग से निकालते हैं। आगे हमारे पास आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का, उसके बाद हमारा चैप्टर यह आखिरी ख़त्म हो जाएगा। राउंडिंग ऑफ डिजिट्स हैं, वैन राउंडिंग ऑफ नंबर्स टू सर्टेन नंबर्स, जब हम किसी नंबर को राउंड करते हैं कि सर्टेन नंबर के करीब ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर, डू सो द नियरेस्ट वैल्यू, हम करीब तरीन वैल्यू के अंदर उसको राउंड ऑफ करते हैं। इफ़ द लास्ट डिजिट मोर देन 5, जो आखिरी डिजिट है 5 से बड़ा होगा, द रिटेन डिजिट इज इंक्रीज,
ठीक है, जो 10 डिजिट हमारे पास एक नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है, बाई वन से, एंड इफ इट इज़ लेस देन 5 इट रिटेन द एज सच, वो वैसे के वैसे ही रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, राउंड टू सिग्नेंट फिगर, टू सिग्नेंट के अंदर राउंड करना है मैंने, देखो ये नंबर दोनों ही मेरे पास 5 से छोटे हैं, तो हम ये वाला चेंज नहीं होगा, ये वैसे रहेगा 2.5 10 के पावर 3 मीटर। अब अगर एक 3 सीक्वेंट फिगर के अंदर इसको लिखो, ठीक है, 3 के अंदर लिखना है, मतलब कि इन दोनों को चेक करूंगा, ये 5 से बड़ा आ रहा है 6, ठीक है, 7 खत्म हो जाएगा और 6 एक इसमें ऐड होगा तो ये बन जाएगा 6, 3.46 बन गया ना। तो इस तरह हमने इसको करना है। फॉर द इंटीजर 5 देयर इज एन आर्बिट्रेरी रूल, 5 के लिए हमें एक रूल है हमारे पास, इफ़ द नंबर बिफोर द 5 इज ऑड, 5 से पिछला नंबर ऑड होगा, ठीक है, जैसे ये ऑड होता अगर, 1 इज एडिड टू अ लास्ट डिजिट रिटेन्ड, ठीक है, एक ऐड होगा और आखिरी डिजिट वैसे ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। इफ़ द नंबर बिफोर द 5 इज इवन, 5 से पिछला नंबर इवन होगा, इट्स मीन द सेम, वो सेम का सेम ही रहेगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं और इसको फिर हम वाइड अप करते हैं। राउंड द टू सेगमेंट फिगर 4.45 × 10 के पावर 2, राउंड द टू सेगमेंट फिगर 4.55 × 10 के पावर 2। दो क्वेश्चन हैं मेरे पास, ये इवन है, ठीक है, ये सेम ऐसे ही रहेगा, ये उसके अंदर एक ऐड नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि ये इवन नंबर था 5 से पिछला, ठीक है। और अगली बात करें 4.55 × 10 के पावर 2 मीटर, ठीक है। अब ये ऑड नंबर आ गया 5, ठीक है, ये वाला, तो मतलब कि 5 से पिछला नंबर ऑड आ रहा है तो ये उसमें ऐड होगा, 4.6 × 10 के पावर 2 मीटर होगा। समटाइम्स लॉजिक इज अप्लाई टू डिसाइड द फेट ऑफ डिजिट, ठीक है, हमें कभी कभी ये लॉजिक अप्लाई करनी पड़ती है डिजिट्स के फेट के लिए। इफ वी राउंड टू टू सेगमेंट फिगर, जब हम किसी को टू सेगमेंट फिगर में राउंड करते हैं, द आंसर शुड बी 4.5 10 के पावर 2 मीटर, सिंस 4.452 × 10 के पावर इज मोर क्लोजर टू 4.5, ठीक है, ये मेरे पास ज़्यादा 4.5 के क्लोजर होता है, हमें पता ही है। देन 4.4 10 के पावर 2 मीटर, ठीक है, 4.4 10 के पावर 2 मीटर से ज़्यादा ये 4.5 मीटर के ज़्यादा क्लोज होता है, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर हमारा ख़त्म होता है, 1 चैप्टर पूरा, इसको 3 वीडियोस में मैंने ख़त्म किया है। एक मैंने इसकी प्ले लिस्ट बुलाई है, उस पर हम प्ले लिस्ट में जाकर आराम से देख सकते हैं, कुछ ना समझे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नंबर गिवन होगा उस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसको आगे शेयर कीजिएगा अगर आपको पसंद है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।